अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको याद होगा कि इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने बात की थी कि हम ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स को यानी कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। दो मेजर ग्रुप्स हमने बनाए थे, एक था प्रोटोस्टोम्स और दूसरा था ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम्स के अंदर हमने कहा था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्लीवेज के दौरान ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है, एक ओपनिंग बनती है और उस ओपनिंग से अल्टीमेटली चल के आगे माउथ बनता है। और अब तक जितने हमने फाइला पढ़े हैं वो सारे के सारे जो हैं वो प्रोटोस्टोम्स में आते हैं। आज हम ड्यूटेरोस्टोम्स को स्टडी करेंगे और ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर जो है दो मेजर फाइला आते हैं और एक छोटा सा फाइलम है। तो आज के लेक्चर में हम पहला ड्यूटेरोस्टोम्स का फाइलम स्टडी करेंगे जो कि है इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा के अंदर स्टारफिश और इससे रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इनको हम इकाइनोडर्मेटा क्यों कहते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा जो है ये दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है, इकाइनो और डर्म। इकाइनो कहते हैं स्पाइंस को, कांटों को, और डर्म कहते हैं स्किन को। तो बेसिकली इनकी स्किन के ऊपर जो है बहुत सारे छोटे छोटे से ये कांटे होते हैं, बारीक बारीक से। तो इसकी वजह से हम इनको इकाइनोडर्म्स कहते हैं। इकाइनोडर्म्स जो हैं वो एज यूजुअल ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट्स हैं, लेकिन ये प्रोटोस्टोम नहीं है बल्कि ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। इनकी तकरीबन 5000 डिफरेंट स्पीशीज हैं और ये सारे के सारे जो हैं मरीन है, आमतौर पे बॉटम ऑफ द ओशन में, समंदर की तह में पाए जाते हैं। ज्यादा गहरे समंदरों में आमतौर पे नहीं होते बल्कि शोर लाइंस के करीब, साहिल के नजदीक जो है वो समंदर की तह में पाए जाते हैं। इकाइनोडर्म्स जो हैं ये सारे रेडियली सिमेट्रिकल हैं। हमने बात की थी कि हम रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स को ग्रेड रेडिएटा के अंदर रखते हैं, लेकिन इकाइनोडर्म्स को हमने बाइलेट्रिया के अंदर रखा हुआ है। क्यों? इसलिए कि इनके एडल्ट्स तो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं लेकिन इनके लार्वी जो हैं वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपको स्टारफिश का एडल्ट यहाँ पे एक यंग वन नजर आ रहा है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो ये रेडियली सिमेट्रिकल है। इसकी बॉडी को किसी भी एंगल से काटा जाए, इस एंगल से काटा जाए या यहाँ से काटा जाए, तो किसी भी से एंगल से काटे तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है। लेकिन उसके मुकाबले में इसका लार्वा अगर आप देखते हैं तो ये रेडियली सिमेट्रिकल नहीं है। इसको सिर्फ एक एंगल से, इस एंगल से काटेंगे तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, अदरवाइज ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। तो इसका लार्वा जो है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है और स्टारफिश खुद जो है वो बाद में चल के रेडियली सिमेट्रिकल हो जाती है। अब रेडियली सिमेट्रिकल क्यों है? इसलिए है कि इनका मोड ऑफ लाइफ जो है ये बॉटम लिविंग है और आमतौर पे ये नीचे से पड़ी हुई चीजें उठा के खाते हैं। तो उसके लिए किसी एक डायरेक्शन में माउथ का होना इतना ज्यादा सूटेबल नहीं है। वो सेंटर में माउथ होता है तो वो इनके लिए ज्यादा इजी है। इनकी स्किन के ऊपर जो है वो बॉडी के ऊपर एक डेलिकेट एपिडर्मिस होती है और एपिडर्मिस जो है वो आमतौर पे बाहर की तरफ से स्केलेटन के अंदर कवर्ड होती है। ये स्केलेटन जो है मीजोडर्म से डिराइव्ड होता है लेकिन बॉडी को बाहर की तरफ से कवर करता है। क्योंकि ये मीजोडर्म से बनता है इस वजह से इसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं, एक्सोस्केलेटन नहीं कहते, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स के अंदर हमने देखा था कि वहां पे एक्सोस्केलेटन मौजूद था और वो एक्सोस्केलेटन एपिडर्मिस से बनता है। ये इसको हम मीजोडर्म, इसको हम एंडोस्केलेटन इसलिए कहते हैं कि ये मीजोडर्म से बनता है और ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। मिसाल के तौर पे ये सी अर्चिन है तो इसके ऊपर जो है ये यहाँ पे हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई प्लेट्स हैं, एक खौल चढ़ा हुआ है जिसने पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है। तो ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एंडोस्केलेटन है। इसके अलावा इसकी स्किन के ऊपर जो है स्पाइंस होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बॉडी के ऊपर काफी सारे छोटे छोटे से स्पाइंस हैं। और फिर इनके अंदर एक और इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि इनका माउथ जो है वो बॉडी के नीचे वाली साइड पे होता है। यहाँ पे माउथ मौजूद है और ये बॉडी के ऊपर जो है एनस मौजूद होता है इस जगह पे। अ, ये आमतौर पे नीचे से चीजें उठा के खाते हैं और ऊपर की तरफ से फिर उसको निकाल भी देते हैं। बॉडी की शेप जो है वो हाईली वेरिएबल है।
कुछ आमतौर पे बॉडी जो है उसके अंदर एक सेंट्रल डिस्क होती है, जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे एक पेंटामीरस सी सेंट्रल डिस्क नजर आ रही है, ये स्टारफिश है। तो यहाँ पे इसके अंदर भी ये एक सेंट्रल रीजन है, ये एक सेंट्रल डिस्क है, और इस सेंट्रल डिस्क से 5 आर्म्स आमतौर पे निकल रही हैं। इसी तरह ये ब्रिटल स्टार है, तो इसके अंदर भी एक सेंट्रल डिस्क है और इससे 5 आर्म्स निकल रही हैं। तो इस सेंट्रल डिस्क के साथ आर्म्स अटैच होती हैं। बॉडी की शेप जो है वो बाज दफा बिस्किट की तरह फ्लैट होती है, जैसा कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है केक अर्चिन्स में। इसी तरह बाज दफा स्फेरिकल बॉडी होती है, जिस तरह ये सी अर्चिन की नजर आ रही है, गोल बॉडी है और उसके ऊपर कांटे हैं। इसी तरह बाज दफा बॉडी जो है उसके अंदर शॉर्ट आर्म्स होती हैं रिलेटिवली, ये यहाँ पे आपको स्टारफिश में नजर आ रही हैं। इसी तरह ये ब्रिटल स्टार जो है इसके अंदर बारीक बारीक और लंबी लंबी सी टांगे होती हैं। इसी तरह बाज दफा लंबी आर्म्स होती हैं, काफी सारी तादाद में होती हैं और फेदर लाइक होती हैं, ऊपर जो है बारीक बारीक से रेशे निकल रहे होते हैं, तो ये फेदर स्टार्स हैं। इसी तरह बाज दफा जो है इलोंगेटेड बॉडी होती है, जिस तरह वर्म्स होते हैं, या देखने में ये खीरे की तरह नजर आता है, तो इसको हम सी क्यूकम्बर कहते हैं। तो डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स हैं, बिस्किट की तरह की हो सकती हैं, गोल हो सकती हैं, लंबी आर्म्स हो सकती हैं, शॉर्ट आर्म्स हो सकती हैं, या काफी सारी फेदर लाइक आर्म्स हो सकती हैं, या फिर जो है वो इलोंगेटेड वर्म लाइक बॉडी होती है। और ये डिफरेंट बॉडी शेप्स जो है इकोनोडर्म्स की होती हैं। लोकोमोशन के लिए इनके अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं। कुछ स्पीशीज जो है मसलन ये फेदर स्टार जो है ये बिल्कुल मूव नहीं करती है, पत्थरों के साथ जुड़ी हुई होती है और जिस जगह पे पैदा होती है वहीं पे ग्रो करती है। उसके मुकाबले में अक्सर स्पीशीज जो है वो मूव कर सकती हैं और मूवमेंट के लिए इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन है जिसको हम ट्यूब फीट कहते हैं। ये आप स्टारफिश की आर्म है, तो इसमें आप देखें तो ये छोटे छोटे ट्यूब लाइक, ये टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो नीचे से निकले हुए हैं और इनको हम ट्यूब फीट कहते हैं। और ये ट्यूब फीट जो है इन ये आर्म से, अगर इसका आर्म को हम यहाँ से क्रॉस सेक्शन लें तो इसमें ये आपको 2 फीट जो है नीचे की तरफ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये फीट जो है आगे मूवमेंट में इस ऑर्गेनिज्म की हेल्प करते हैं। इनके अंदर जो है पानी भरा हुआ होता है और मसल्स इनको बेंड कर सकते हैं, और जब इसके अंदर पानी भर के फुलाया जाता है तो ये आगे की तरफ मूव करता है और फिर बॉडी को आगे पुल कर लेता है। तो इसके अंदर इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम है, यानी कि वाटर बेस्ड और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये मूव कर सकते हैं। इकाइनोडर्म्स के अंदर एक बहुत ही स्पेशल फीचर पाया जाता है जो एनिमल किंगडम में कहीं और नहीं पाया जाता। इसको हम वाटर वास्कुलर सिस्टम कहते हैं। ये एक नेटवर्क है नालियों का और कैविटीज का, जो माउथ के अराउंड मौजूद होती हैं, और इनके अंदर जो है वो पानी भरा हुआ होता है। इनसे नालियां निकलती हैं और ये नालियां जो हैं वो बाजुओं के अंदर, आर्म्स के अंदर फैली हुई होती हैं और ट्यूब फीट तक पानी को लेके जाती हैं। पानी जो है वो सेंटर में एक ओपनिंग होती है, जिसको हम मैड्रीपोराइट कहते हैं। एक जाली नुमा या झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है सेंटर में माउथ के करीब, और इस ओपनिंग से पानी एंटर होता है और फिर ये माउथ के अराउंड एक बड़ी सी कैनाल है, इसमें सर्कुलेट करता है, और यहाँ से हर फुट के अंदर जो है एक नाली जाती है, और ये नाली जो है अल्टीमेटली पानी को लेके ये ट्यूब फीट तक, ये यहाँ पे आपको ट्यूब फीट के ऊपर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो इन ट्यूब फीट तक पानी को लेके जाती है, और उसकी मदद से फिर ये जो है ट्यूब फीट के अंदर जो पानी भरा हुआ है, एक तो ये उसकी मदद से हाइड्रोलिक सिस्टम की वजह से ट्यूब फीट एक्सटेंड किए जा सकते हैं, फुलाए जा सकते हैं, या उनमें मूवमेंट होती है। और दूसरा ये कि ये वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है वो गैस एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज के लिए, और वेस्ट मटेरियल्स, नाइट्रोजनस वेस्ट की मटेरियल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। अ, इसके अलावा बाकी जो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो इतने ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है रिलेटिवली, आर्थ्रोपोड्स वगैरह की निस्बत काफ़ी सिंपल हैं। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटिवली हम कह सकते हैं कि वो ठीक है, ज़्यादा एडवांस्ड है बाकी सिस्टम्स जो हैं।
एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई एडवांस मौजूद नहीं है। वाटर वास्कुलर सिस्टम ही इन दोनों सिस्टम की जगह काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेंटर में जो है नीचे की तरफ माउथ मौजूद होता है और ऊपर की तरफ जो है वो एनस मौजूद है। और ये सेंटर में इसका एक बड़ा सा चैम्बर है जो स्टमक का काम करता है। और इसके अलावा इस चैम्बर के साथ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं जो फूड की डाइजेशन का काम करते हैं। इसी तरह एक और आपको दूसरी आर्म के अंदर बाकी सिस्टम्स रिमूव करके और सिर्फ वाटर वास्कुलर सिस्टम जो है दिखाया गया है। ये सेंटर में एक नाली आ रही है और ये जो है ट्यूब फीड तक एक्सटेंड होती है। इसी तरह इस वाले आर्म के अंदर आपको जो है वो बाकी सारे सिस्टम्स रिमूव करके सिर्फ गोनेड्स दिखाए हुए हैं। तो ये रिप्रोडक्शन के लिए गोनेड्स हैं जो एग्स और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और इनकी मदद से रिप्रोडक्शन होती है। नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व रिंग होता है जो यहाँ पे सेंटर में माउथ के अराउंड रिंग की फॉर्म में मौजूद है और फिर वो उसी तरह से हर आर्म के अंदर रेडिएट करता है और वहां से नर्व्स निकलती हैं और ये ट्यूब फीड वगैरह की मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कर सकती हैं। रिप्रोडक्शन आमतौर पे सेक्सुअल होती है। सेक्सेस जो हैं वो मेल और फीमेल सेपरेट होती हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है यानी कि फीमेल्स एग ले करती हैं और मेल्स उनके ऊपर स्पर्म्स डाल देते हैं, तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है। आमतौर पे लार्वल स्टेज पाई जाती है और इनके लार्वी को हम बाइपिनेरिया या ब्रैक्यूलेरिया लार्वा कहते हैं। ये यहाँ पे आपको ऊपर वाली डायग्राम में एक लार्वा जो है स्टारफिश का दिखाया गया है। ये लार्वा जो है बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है और कॉर्डेट्स के लार्वी से मिलता जुलता होता है। इसके अलावा एक और कॉमन फीचर जो रिमार्केबली इकानोडर्म्स के अंदर बड़ा एडवांस फॉर्म में पाया गया है वो रीजनरेशन की कैपेसिटी है। यानी कि अगर इन ऑर्गेनिजम्स की आर्म्स वगैरह अलग कर दी जाएं, काट दी जाएं या एक्सीडेंटली बाज दफा टूट जाती हैं, तो वो सारी आर्म्स जो हैं अगर सिर्फ ये सेंट्रल डिस्क मौजूद है तो उसके साथ आर्म्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली रीजनरेट कर जाती हैं, खुद ब खुद बन जाती है। और इतनी ज्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी जो है वो दूसरे फाइला में आमतौर पे नहीं होती। अब हमने देखा कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रिलेटिवली सिंपल हैं। इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इतना ज़्यादा मौजूद नहीं है। इनके मुकाबले में दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, मिसाल के तौर पे आर्थ्रोपोड्स जो थे वो ज़्यादा एडवांस थे। तो इनको लेकिन हमने आर्थ्रोपोड्स के बाद रखा है। असूली तौर पे इनके अंदर ना तो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना कोई और सिस्टम है। तो इनको एनिलिडा से थोड़ा पहले रखना चाहिए था क्योंकि हमने एनिलिड्स के अंदर देखा था कि वहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था और वहाँ पे जो है रेस्पिरेशन के लिए थोड़ा बहुत बंदोबस्त किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है, तो फिर इनको इतना एनिमल किंगडम में इतना एडवांस लेवल पे हमने क्यों लिखा रखा है। तो इसकी वजह ये है कि गर्चे ये जरा इनका मोड ऑफ लाइफ ऐसा है कि ये थोड़े से सिंपल हैं, लेकिन उसके मुकाबले में इनके अंदर बहुत सारी ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जिनकी वजह से ये कॉर्डेट्स से मिलते हैं। मिसाल के तौर पर कॉर्डेट्स में भी रेडियल क्लीवेज होती है, इनके अंदर भी क्लीवेज रेडियल होती है। इसी तरह कॉर्डेट्स जो हैं वो ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, ये भी ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। बायोकेमिकली ये कुछ किसी हद तक कॉर्डेट से मिलते हैं। मिसाल के तौर पर इनके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको कहते हैं फॉस्फोक्रिएटिनिन और ये मसल्स के अंदर पाया जाता है और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करता है। तो ये केमिकल जो है वो कॉर्डेट्स में भी पाया जाता है। इसके अलावा कॉर्डेट्स के अंदर जो स्केलेटन है वो मीजोडर्म बनाती है। तो इनके अंदर भी जो इनका एंडोस्केलेटन है वो मेसोडर्म से बना हुआ है। तो ये सारी सिमिलैरिटीज कैसे इनके अंदर हैं, तो इसलिए है कि इनका एवोल्यूशन जो है वो एक कॉमन ओरिजिन से हुआ है। तो एंसेस्टर इनका कॉमन था। तो इस वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को हमने ड्यूटेरोस्टोम के अंदर इकट्ठा रखा हुआ है कि इकानोडर्म्स और कॉर्डेट्स को साथ साथ रखा हुआ है और इन वर्टिब्रेट्स से ये जरा हमने ऊपर लेवल में टॉप मोस्ट इनवर्टिब्रेट्स के अंदर इनको हमने डाला हुआ है। एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम पहले देख चुके हैं।
बॉडी फॉर्म्स के अंदर, लेकिन एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि एक तो स्टारफिश एस्ट्रियास एग्जाम्पल है, इसके अलावा सी अर्चिन जो है इस ग्रुप के अंदर आती है। इसी तरह सी क्यूकम्बर्स इस ग्रुप के अंदर आते हैं। फिर केक अर्चिन इस ग्रुप के अंदर आती है। ब्रिटल स्टार्स आते हैं और फेदर स्टार्स आते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा कि इकाइनोडर्म्स जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। इनके अंदर जो है ब्लास्टोपोर्स है, एनस बनता है, माउथ नहीं बनता। एडल्ट जो हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन लार्वी जो हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं। इस वजह से हमने इनको ग्रेड बायलेट्रिया के अंदर रखा हुआ है। इनके बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो कॉर्डेट से मिलते हैं। मिसाल के तौर पे ये ड्यूटेरोस्टोम्स हैं, इनके अंदर मेसोडर्मल स्केलेटन होता है, रेडियल क्लीवेज पाई जाती है। इसी तरह इनका लाइफस्टाइल जो है वो ज़्यादातर मरीन एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं सारे के सारे, और बॉटम पे पाए जाते हैं, आमतौर पे समंदर की तह में रहते हैं। इनके डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो रिलेटिवली सिंपल है। एक स्पेशल सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है, और ये लोकोमोशन में और इसके अलावा जो है गैस एक्सचेंज वगैरह में हेल्प करता है। लोकोमोशन के लिए इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स हैं जिनको हम ट्यूब फीट कहते हैं।